हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो था आपका झारखंड से सिजल का हिंदी पेपर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। शिवांगन पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आया था जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड से सिजल का जो एग्जाम होने वाला है 28 जनवरी और 4 फरवरी को, उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और बाकी जो है चैप्टर का बाकी जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बघेली एवं अवधी बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो यह भाषा संबंधित है पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का नहीं है। तो पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है कौन सा, बिहारी जो है वो पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विकास वर्ग में आती है कौन सा। तो यह आता है आपका प्राच्य आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो माना जाता है आपका सौर सैनी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा का संबंध किस उपभाषा से है। तो खड़ी बोली और ब्रजभाषा का जो संबंध है वो है आपका पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है कौन सी बोली, छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है कौन सी बोली, तो अवधी बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग मिलाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो उसको बोलते हैं तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत का ही शब्द है उसको तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी का 5 जो है उपभाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी को प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है आपका दोहा कोश को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी का विकास माना जाता है किसे। तो हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्धमगधी प्रकृति का क्षेत्र कौन सा है। तो अर्धमगधी जो है प्रकृति का क्षेत्र है वो है कौशल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियां की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या जो वो 18 है। कितना है, 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी तरभाषी राज्य कौन सा है। तो हिंदी तरभाषी राज्य नहीं है, वो महाराष्ट्र नहीं है हिंदी तरभाषी राज्य, तो यह कैसा मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने हिंदी प्रदेश की भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब किया था। तो सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो किया था 1920 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संचार माध्यमों में प्रयोग होता है कौन सी भाषा। तो संचार माध्यमों में प्रयोग होता है आपका हिंदी का व्यवहारिक रूप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी का व्यवहारिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। तो यह कथन आपका ग्रियर्सन के द्वारा कि हिंदी जो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। तो हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है 19वीं शताब्दी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी विजय हुआ था। तो हिंदी विजय हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में विजय हुआ था हिंदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की सांस्कृतिक निष्ठ शैली के समर्थक कौन है। तो इसका समर्थक जो है वो है राजा लक्ष्मण सिंह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस भाषा के अर्थ में पहले टकसाली भाषा, साधु भाषा, परिनिश्चित भाषा का प्रयोग होता था। तो यह प्रयोग होता था कुछ में, तो ये होता था आपका मानक भाषा। ऑप्शन नंबर मानक भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस कवि की पंक्ति जामे रस कछोत पढ़ता ही सब कोय होए माँ बात अनूठी चाही भाषा कोय, ये जो है किसका पंक्ति है। तो यह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि ठीक है, मुगल काल में हिंदी भाषा का किस भाषा का प्रभाव हुआ था? तो मुगल काल में जो है हिंदी भाषा की जगह फारसी भाषा का प्रयोग हुआ था, प्रभाव ज़्यादा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किस भाषा का शब्द हिंदी में नहीं आया था? तो नहीं आया था आपका अरबी शब्द जो है वो हिंदी में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसनी से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत प्रचार, ठीक है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक होते हैं आपका महात्मा गांधी थे। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार करने के प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण्य वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण जो है वो है आपका सतलाविश और मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च और झ किस प्रकार के व्यंजन है? यह जो स्पर्शी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? कांच आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य व ध्वनि की संख्या कितना है? तो अयोग्य व ध्वनि की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ का उच्चारण होता है किससे? तो ओ का उच्चारण होता है कंठों से, होता है कंठों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सदा एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? तो एक वचन में संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, सदा एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है? तो उपभेद जो है जातिवाचक संज्ञा का वो है आपका द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। ठीक है, महामनी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था किसमें? तभी यह है संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, इसमें कौन सी संज्ञा है? ठीक है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, इसमें कौन सा जो है वो संज्ञा है? तो आपका संज्ञा जो है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल को अच्छाइयों को अपनाना सीखे, इसमें संज्ञा कौन सा है? तो इसमें संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोहन किसी की बुराई नहीं करता, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गया, इसमें संज्ञा कौन सा है? तो इसमें जो संज्ञा है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, इसमें संज्ञा कौन सा है? तो इसमें जो संज्ञा है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल संदेश क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो मूल संदेश है वो है आपका राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम के साथ संदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी की विद्या क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी की जो विद्या है वो है आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक के धर्मा को क्या लाने के लिए पैसा दिए थे? तो सिगरेट लाने के लिए पैसा दिया था धर्मा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो अतुल भवानी जो सूट सिलवाया था वो खान मार्केट से सिलवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक किस वजह से शव यात्रा के शामिल होने की वजह हिम्मत नहीं कर रहा था? तो सर्दी की वजह से हिम्मत नहीं कर रहा था उसका, ठीक है, शव यात्रा में शामिल होने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार शव के पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे थे, तो 7वां आदमी कौन था? तो लेखक था 7वां आदमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक का दीवाना, ठीक है, लेखक का दीवान चंद से किस संबंधी से खास जान पहचान था? तो उसके लड़के से खास जान पहचान था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो गजाधर बाबू जो थे वो रेलवे में नौकरी करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो कुल कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे गजाधर बाबू के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो गजाधर बाबू जो थे वो रानीपुर रेलवे स्टेशन में कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे? तो 3 कमरे थे। कितने कमरे थे? 3 कमरे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू की चरपाई कहाँ लगा दी गई? तो चरपाई जो ये लगा दी गई थी, तो गजाधर बाबू की जो चरपाई लगा दी गई थी बैठकी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी में गजेंद्र बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो ये बने थे आपका परिवार की उपेक्षा के पात्र बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उषा प्रिय वंदा की कहानी वापसी किस पर आधारित है? तो यह आधारित है आपका पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका फिरोजपुर छावनी में हुआ था। जन्म हुआ था 1903 में, कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशपाल प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो यशपाल जो थे प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ग्रहण किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि यशपाल बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो बीए की शिक्षा जो थे वो लाहौर नेशनल कॉलेज से ग्रहण किए थे बीए की शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है आ ई उ ए, ये सब जो है दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ था? तो लाहौर में यशपाल का जो परिचय हुआ था वो हुआ था आपका भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिस पाल कहाँ रहती थी? तो मिस पाल रहती थी कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू में रहती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि बस द्वारा राशन के डाकखानों के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी? तो ये बात कर रही थी पोस्टमास्टर से बात कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका रंजीत का, ठीक है, रंजीत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये क्विक रिवीजन है, ठीक है, एग्जाम नज़दीक आ गया है, ठीक है, 28 और 4 फरवरी को 28 जनवरी और 4 फरवरी को इसका एग्जाम होने वाला है झारखंड एसएससी सीरियल का। उसके जो है देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था सीरीज, और लगभग आपको, ठीक है, 2-3 वीडियो जो है वो डेली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो कृपया जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, ठीक है, पीछे वाला, उसको उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मिसपाल के साथ रंजीत बस में कहाँ जा रहे थे? ये जा रहा था कहाँ? तो ये जा रहा था आपका कुल्लू जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है 1850 पे और मृत्यु हो जाता है 1885 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मृत्यु कब होता है? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिंदे की नायिका लतिका कौन है? तो परिंदे की जो नायिका लतिका है वो हर्बर्ट से प्रेम करती है, किससे? तो हर्बर्ट से प्रेम करती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपहरि महमोह तब पुंज दासु वचन रवि कर निकर, उपरोक्त पक्त में कौन सा छंद है? तो ये जो छंद है वो आपका सोरठा छंद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वरयो छंद का लक्षण क्या है? तो वरयो छंद का जो लक्षण है वो है आपका 19 मात्राएं और 12 से 7 यति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छात्रावास के नौकर का क्या नाम है परिंदे कहानी में? ठीक है, छात्रावास के नौकर का क्या नाम है परिंदे कहानी में? तो है आपका करीमुद्दीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो अशुद्ध प्रयोग हुआ है कहाँ पे? तो ये हुआ कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आपको यह काम करना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है एक आपका निश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इस वाक्य में आप क्या है? तो इस आप जो है वो आपका मध्य पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आया सो जाएगा, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का काल कौन सा है? तो भारतेंदु युग का काल है 1869 से 1900। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की साहित्यिक भाषा कौन सा है? तो भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली और हिंदी। ऑप्शन नंबर खड़ी बोली हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सच है वीरता जब भागती है, जब उसके पैरों के राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, तो कथन किस चरित्र का है? तो यह जो चरित्र है वो आपका मंदाकिनी चरित्र का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी की विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिली थी? तो रामगुप्त को सफलता नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी में यह कथन किसका है कि पुरुषों ने स्थितियों की पशु असंपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया,
वो है मेरे साथ ही नहीं चल सकता। तो किसने बोला था? वो बोला था ध्रुव स्वामी का, ठीक है, ध्रुव स्वामी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शंकरराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो ये उपहार मांगता है आपका ध्रुव स्वामी को उपहार मांगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, शंकरराज जो है चंद्रगुप्त का ही उपाधि है, ठीक है, और चंद्रगुप्त जो है और रामगुप्त दोनों भाई थे आपस में, और ये ध्रुव स्वामी जो थी वो रामगुप्त की पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किस वर्ष हुआ था? तो रचना हुआ था 1933 में रचना होता है। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना 1933 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, ठीक है, शिखर स्वामी है कौन? तो पुरोहित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? तो आधे अधूरे जो नाटक है वो है मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? तो मोहन राकेश का जो मूल नाम है वो है मदन गोपाल राकेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे? तो यह जन्म हुआ था आपका 1925 अमृतसर में, ठीक है। मोहन राकेश का जन्म कब होता है? तो 1925 अमृतसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे लघु निबंध की संज्ञा भी दी जाती है? तो लघु निबंध की संज्ञा दी जाता है पल्लव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उक्ति पल्लवन किया जा सकता है? तो क्या जा सकता है आपका? वह कल आ रहा है, यह पल्लवन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भावार्थ पल्लव में क्या अंतर है? तो अंतर जो है वो भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा होती है और पल्लवन में नहीं होता है, ये अंतर है, ठीक है। भावार्थ में भाव विस्तार का सीमा होती है लेकिन पल्लवन में नहीं होता है सीमा, कोई भी सीमा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि पल्लवन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पल्लवन के लिए प्रयोग किया जाता है आपका प्रसिद्ध वाक्य का, सूक्ति का और लोकगीत का, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पल्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो पल्लवन में वाक्य संरचना जो होनी चाहिए वो छोटे वाक्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राज रानी की आकृति की है? तो क्या आपका रविंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में कुश्ती शुरू करने वाला कौन हुक्म देता है? तो कुश्ती शुरू करने का हुक्म देता है मंगल जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में मेला लाल काहरम किसके नाम का बांटा गया था? तो मैलांचल में मेला में लाल काहरम किसके नाम के बांटा गया था? तो ये बांटा गया था आपका चलित्र कर्मकार के नाम पे बांटा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी की मृत्यु निम्न कारणों से होती है, किस कारण से? तो होरी की मृत्यु होता है लू लगने से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन कौन सा है? तो आगत व्यंजन है ज और फ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस क्रम के तालव्य व्यंजन नहीं है? तो तालव्य व्यंजन नहीं है, भैया जो है तालव्य व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान है आपका वत्स और नासिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आलोचकों ने गोदान को जीवन का महाकाव्य कहा, किसने? तो वो कहा था आपका कृषि के, ठीक है, कृषि का महाकाव्य कहा था गोदान को, ठीक है, कुछ जो है वो आलोचकों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो था इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।